हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अरुण पर। रीट एग्ज़ाम लेवल 2 की प्रिपरेशन में आज हम शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित मॉडल पेपर 3 हल करने वाले हैं। इससे पहले 2 मॉडल पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप वो भी जा कर के देख लें मेरे चैनल पर। तो चलिए आज का मॉडल टेस्ट पेपर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। निम्न कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? किसने कहा है कि मनुष्य को जो भी बनना होता है वह शुरू के 4-5 वर्षों में बन जाता है? क्रो एंड क्रो, फ्रायड, रूसो या वाटसन? क्या होगा आपका सही जवाब? देखिए, मैं बोलने के बाद मैं थोड़ा सा समय देता हूँ आपको, ताकि आप भी थोड़ा गैस कर सकें। नहीं तो यूँ होगा कि सर फटाफट पढ़ा रहे हैं, हम तो गैस भी नहीं कर पा रहे, देख भी नहीं पा रहे। इसलिए थोड़ा समय देता हूँ मैं, उसमें आप थोड़ा अपना आइडिया लगा लिया करें। तो इसका सही जवाब होगा फ्रायड। सिगमंड फ्रायड जो है ऑस्ट्रिया के निवासी मनोविश्लेषणवादी, इन्होंने ही कहा था कि बालक को जो भी बनना होता है वो शुरू के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। क्रो एंड क्रो, जो कि 20वीं सदी को बालकों की सदी कहा है इन्होंने। रूसो जो है वो प्रकृतिवादी मनोवैज्ञानिक है, पुस्तक है इनकी एमिल। और वाटसन जो है वो आपको पता ही है, व्यवहारवादी है, व्यवहारवाद के जनक है। बिहेवियरिज्म पुस्तक, व्यवहारवाद के पुस्तक के लेखक हैं ये। और ये जो है 20वीं सदी के चमकते सितारे के नाम से भी जाने जाते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा सिगमंड फ्रायड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है? देखिए, नहीं, ये ध्यान रखना है आपको। जहाँ भी ऐसा प्रश्न आए तो पहले आप नहीं जो लिखा हुआ है उस कीवर्ड के ऊपर गोला कर लें या नीचे अंडरलाइन कर लें, ताकि आपको ध्यान रहे। यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन बच्चों गलत हो जाते हैं इस नहीं और हाँ के कारण। तो देखिए, शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता कौन सी नहीं है? तीव्र शारीरिक विकास, ये तो विशेषता है। शारीरिक विकास तेजी से होता है शैशवावस्था में। 0 से 5-6 वर्ष तक की उम्र में बालक का तेजी से विकास होता है। सजीव चिंतन भी बालक करता है ना। हर वस्तुओं को सजीव मानता है। मेरे चंदा मामा आ गए, सूरज मामा आज उदास, चाचा आज उदास हैं, बादलों में छुप गए हैं। इस तरह से वो सजीव चिंतन करते हैं, यानी निर्जीव वस्तुओं में भी सजीवता का गुण वो देखते हैं। तो ये सजीव चिंतन कहलाता है। ये भी है शैशवावस्था की विशेषता। नैतिकता का अनुभव, यही हमारा सही जवाब है। नैतिकता का अनुभव नहीं होता बालक शैशवावस्था में। नैतिक ना तो नैतिक होता है, ना ही अनैतिक होता है। तो नैतिकता बिल्कुल नहीं होती शैशवावस्था के अंदर। बिल्कुल उसको शर्म शंका किसी प्रकार का नहीं होता। कोई भी कार्य वो कहीं भी कर लेता है। एकांत में खेलना, ये प्रवृत्ति होती है। तो ये 3 सही हैं, यही जो है हमारा ऑप्शन गलत है। और चूंकि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है इसलिए यही हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक मस्तिष्क व शरीर ग्रहणशील किस अवस्था में होता है? मस्तिष्क और शरीर सबसे ज़्यादा ग्रहणशील चीज़ों को जल्दी ग्रहण कर पाने की क्षमता किस अवस्था में होती है? बिल्कुल सही जवाब है आपका शैशवावस्था। शैशवावस्था ही ऐसी अवस्था है जिसमें बालक तेजी से, बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। देखना आप आपके घर में छोटे बच्चे होंगे 4-5-6 साल के, वो बहुत आपसे सवाल जवाब करते होंगे हर चीज़ को। और जब आप उन्हें कोई चीज़ बता देंगे तो वो काफ़ी दिनों तक उन चीज़ों को याद रखेंगे। आपके कहे हुए एक एक वर्ड को वो याद रखेंगे, पंक्तियों को याद रखेंगे, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो उन्हें दोहरा देंगे। तो इसका मतलब मस्तिष्क का जो विकास होता है और ग्रहण करने की चीज़ों को जो क्षमता होती है वो बहुत तेज़ होती है। और ये अवस्था कौन सी है? शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़की पिता के प्रति प्रेम भाव को सिगमंड फ्रायड ने क्या नाम दिया है? सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवादी जो है, उन्होंने लड़की के पिता के प्रति जो प्रेम भाव है उसे क्या नाम दिया है? ओडिपस ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या सामाजिक ग्रंथि? इसका आंसर आप सभी ने दे दिया होगा, मुझे पता है आप सबको इसका क्वेश्चन का आंसर आता है। और सही जवाब होगा इलेक्ट्रा ग्रंथि। ये इलेक्ट्रा ग्रंथि है जिसके तहत भाव ग्रंथि है एक तरह की, बालक और बालिका में भाव ग्रंथि होती है। तो इलेक्ट्रा जो है वो बालिका में पाई जाती है, जिसमें वो पिता के प्रति अपना प्रेम भाव प्रदर्शित करती है और माता के प्रति इतना प्रेम नहीं रखती। ओडिपस ग्रंथि जो है वो लड़कों में पाई जाती है, और उस ग्रंथि के प्रभाव से, इस भाव ग्रंथि के प्रभाव से लड़के जो है माता के प्रति आकर्षण का और पिता के प्रति थोड़ा विकर्षण का भाव रखते हैं। थायराइड ग्रंथि जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है, बालक का मानसिक विकास से प्रभावित होता है। और सामाजिक भावना ग्रंथि, ऐसी कोई ग्रंथि नहीं होती। तो हमारा सही आंसर होगा इलेक्ट्रा ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का प्रारंभ कहाँ से होता है? शैशवावस्था से
पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या गर्भकाल से? विकास का प्रारंभ कहाँ से होता है बालक का? सही जवाब बिल्कुल आपने दे दिया होगा, गर्भकाल से ही बालक का विकास शुरू हो जाता है। श्रीमती हरलोक ने, विक्टोरिया हरलोक ने ये बात कही थी कि बालक का विकास जो है वो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है और जीवन पर्यंत ये चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नार्सिसिज्म की भावना पाई जाती है। नार्सिसिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है। नार्सिसिज्म, नार्सिसिज्म ये भावना किस अवस्था में पाई जाती है बालक में? देखिए, किशोरावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में या उत्तर किशोरावस्था में। नार्सिसिज्म का मतलब होता है कि बालक जो है वो अपने में ही खोया रहता है, खुद से ही प्रेम करता है, ये अवस्था होती है नार्सिसिज्म की। तो ये कौन सी अवस्था का गुण है? ये अब उत्तर होगा इसका सही, शैशवावस्था। बिल्कुल सही। 0 से 5-6 वर्ष का जो बालक है उसमें ये भावना पाई जाती है, वो स्वयं से प्रेम करता है, उसे समूह से, औरों से कुछ लेना देना नहीं होता। जबकि बाल्यावस्था की जो अवस्था होती है वो समूह में खेलने की अवस्था होती है। बालक समूह बनाना शुरू करते हैं, दूसरों के साथ घुलना मिलना शुरू कर देते हैं। तो सही जवाब हमारा होगा शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने बताया है? बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल, क्रो एंड क्रो, कोल एंड ब्रूस, वाटसन या वैलेंटाइन? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है कोल एंड ब्रूस। कोल एंड ब्रूस जो है इन्होंने ही बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिफेलोकोडल से तात्पर्य है? सिफेलोकोडल ये मनोवैज्ञानिक शब्द है, वैज्ञानिक शब्द है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। इसका अर्थ और कुछ है और आपको पता भी होगा इसका अर्थ। सिफेलोकोडल का अर्थ होता है सिर से पैरों की ओर विकास। सिर से पैर की ओर जो विकास होता है उसे सिफेलोकोडल कहा गया है। और आप इसको मस्तक का धोमुखी सिद्धांत भी कह सकते हो। सिर से पैर की ओर जो विकास होता है, जिसको गैसल महोदय ने दिया था ये मस्तक का धोमुखी सिद्धांत, और कुपुस्वामी जो है उन्होंने इसका सिद्धांत का अनुसरण किया था। तो सिर से पैर की ओर विकास जो है इसे हम कहेंगे सिफेलोकोडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास का मुख्य सिद्धांत है? वृद्धि और विकास का देखिए मुख्य सिद्धांत कौन सा है? प्रभाव का सिद्धांत, एकता का सिद्धांत, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत या सभी? कौन सा हो सकता है? देखिए, वृद्धि और विकास का प्रभाव का सिद्धांत नहीं हो सकता, ये तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, ये तो अधिगम का सिद्धांत है। प्रभाव का सिद्धांत, एकता का सिद्धांत, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, हाँ ये सही आंसर है हमारा, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। प्रत्येक व्यक्ति में अंतर पाया जाता है, दो व्यक्तियों में एक समानता नहीं हो सकती, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। तो ये व्यक्तिक अंतर जो है ये बालक की वृद्धि और विकास को दर्शाता है। तो यही इसका सही आंसर होगा, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? यह व्यक्तिक प्रक्रिया है। विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? देखिए, यह व्यक्तिक प्रक्रिया है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे नहीं बढ़ती है, अंतःक्रिया का उत्पाद है। व्यक्तिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है, व्यक्तिक प्रक्रिया है विकास। प्रत्येक व्यक्ति में एक समान नहीं होता विकास, किसी में विकास तेजी से होता है, किसी में धीरे धीरे होता है, किसी में शैशवावस्था में तेजी से होता है, बाल्यावस्था में धीरे होता है, किसी का बाल्यावस्था में धीरे होता है, किशोरावस्था में तेजी से विकास हो जाता है। तो व्यक्तिक प्रक्रिया है, यानी हर व्यक्ति में ये भिन्न भिन्न होती है, ये बिल्कुल सही बात है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है विकास, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेकर और गर्भावस्था से लेकर ही और वृद्धावस्था तक विकास चलता रहता है, इसलिए इसको सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कहते हैं। और यह सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे नहीं बढ़ती है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो ये ही इसका सही आंसर होगा कि सामान्य से विशिष्ट की ओर नहीं बढ़ता, ये गलत है। सही ये होगा कि ये विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। पहले सामान्य क्रियाएं और फिर विशिष्ट क्रियाएं। जैसे एक छोटा बालक है, वो चलना सीखता है तो पहले वो पेट के बल चलता है, उसके बाद वो घुटनों के बल चलता है और फिर अंत में वो पैरों से चलना सीख जाता है। तो सामान्य से विशिष्ट क्रिया की तरफ बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है। बालक हाथ पैरों को चलाता है, पूरे शरीर को हिलाता है, फिर घुटनों को चलाता है, हाथों को नीचे रख के चलता है, और फिर अंत में पैरों पे खड़ा होकर चलने लगता है। तो पैरों पे खड़े होकर चलना, दो पैरों पे खड़े होकर चलना एक विशिष्ट क्रिया है। तो ये जो है विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान की शुरुआत मानी जाती है ईसा पूर्व 16वीं सदी से, ईसा पूर्व 5वीं सदी से, ईसा पूर्व 4थी सदी से, या कोई नहीं? क्या होगा सही जवाब? मनोविज्ञान की जो शुरुआत मानी जाती है, वैसे हम देखें तो प्राचीन मनोविज्ञान की शुरुआत जो है वो अरस्तु से मानी गई है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु,
और अरस्तु जो है वो ईसा पूर्व 4वीं सदी में हुए थे, तो इसलिए मनोविज्ञान की जो शुरुआत है वो ईसा पूर्व हम 4वीं सदी से ही मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजिया पुस्तक के लेखक है। साइकोलॉजिया, साइकोलॉजिया पुस्तक ये वो पुस्तक है जिसमें साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। महत्वपूर्ण पुस्तक है, प्रश्न आ सकता है इस तरह का। साइकोलॉजी शब्द सर्वप्रथम कहाँ पाया गया? तो साइकोलॉजी शब्द जो है साइकोलॉजिया पुस्तक से लिया गया है और इसके लेखक है रुडोल्फ गोएकल। रुडोल्फ गोएकल इसके लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित प्राणी सामाजिक वातावरण में क्रियाएं करता है, वह मनोविज्ञान है। उक्त कथन है जीवित प्राणी सामाजिक वातावरण में क्रियाएं करता है वही मनोविज्ञान है, ये किसने कहा है? देखिए, जीवित प्राणी जी कर मर कर जीने की बात करता है कौन? मर्फी। सही आंसर होगा ये। थोड़ा सा आप इसको लिंक कर लें, इस तरह से ट्रिक के माध्यम से याद करें ताकि आपको लंबे समय तक याद रहेगा, है ना। मर्फी, मर्फी क्या करता है? जीने की बात करता है। मर्फी मर कर जीने की बात करता है कौन? मर्फी। तो मर्फी ने कहा है कि जीवित प्राणी सामाजिक वातावरण में क्रियाएं करता है और वही क्या है? मनोविज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है। कौन सी प्रकृति नहीं है मनोविज्ञान की? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये आप बिल्कुल इसको अच्छे से समझ लेना आप, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये टेट में, सीटेट में आया हुआ है प्रश्न। मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है विधायक, सकारात्मक, नियामक या अनुप्रयुक्त। विधायक का तात्पर्य क्या है? देखिए, विधायक का मतलब होता है कोई भी मौलिक कार्य सकारात्मक रूप से कोई भी काम किया जाए, मौलिक रूप से जो काम किया जाए उसको हम विधायक कहते हैं। और सकारात्मक तो पता ही है आपको, पॉजिटिव वे में कोई सकारात्मक रूप से काम किया जाए, अच्छी दिशा में काम किया जाए। तो मनोविज्ञान की प्रकृति ये कह रहे नहीं है। देखिए, विधायक है मनोविज्ञान की प्रकृति, क्योंकि मनोविज्ञान में मानव के व्यवहारों का अध्ययन होता है और मानव के व्यवहार जो होते हैं, प्रत्येक मानव के व्यवहार उसके स्वयं के मूल व्यवहार होते हैं, यानी उसके मौलिक व्यवहार होते हैं। वो मूल रूप से उसके भीतर जो गुण हैं वही उसके बाहर आते हैं। तो मौलिकता हुई उसमें, और मौलिकता हुई तो इसका मतलब वो कैसे व्यवहार है? विधायक हैं। तो मनोविज्ञान की प्रकृति जो है वो विधायक है। सकारात्मक, बिल्कुल सकारात्मक है, पॉजिटिव वे में है। मनोविज्ञान का अध्ययन, मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और सकारात्मक व्यवहार का अध्ययन भी इसमें शामिल है। नियामक और अनुप्रयुक्त, अनुप्रयुक्त समझ लें आप। अनुप्रयुक्त का मतलब होता है अप्लाइड, यानी मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं उन्हें एक, आप मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में अपन प्रयोग कर रहे हैं। चाहे वो थॉर्नडाइक का नियम हो, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, उन शिक्षा के क्षेत्र में काम में ले रहे हैं। पावलो का नियम हो, चाहे शास्त्रीय अनुबंधन का, तो ये सारे के सारे नियम जो है आपके उसका क्या नाम है, गेस्टाल्ट थ्योरी जो है, समग्र कर्तृवाद, मैक्स वर्दीमर की दी हुई, तो ये सभी हम क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं, यानी मनोविज्ञान के सिद्धांतों को शिक्षा के क्षेत्र में अपन अप्लाई कर रहे हैं। तो उस अप्लाई करना ही हम कहेंगे अनुप्रयुक्त। तो मनोविज्ञान की प्रकृति बिल्कुल अनुप्रयुक्त है, सकारात्मक भी है, विधायक भी है, नियामक प्रकृति नहीं है। देखिए, नियामक का मतलब यहाँ नियम से है ना। और मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, लेकिन नियामक, जहाँ नियम होते हैं वहाँ व्यवहार नहीं हो सकता, ये ध्यान रखने वाली बात है। जहाँ नियम होंगे वहाँ पर व्यवहार नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मान लीजिए बैंक में गए और आप, लंबी कतार है बहुत लंबी, आप यहाँ पीछे ही पीछे खड़े हैं। अचानक आपने देखा कि जो सामने जो टेबल है उस पर क्लर्क बैठा है वो आपका मित्र है। तो यदि आप नियम के अनुसार चलेंगे तो आपका नियम ये कहता है कि आप अपनी बारी का इंतज़ार करें और ये पूरी लाइन जब ख़त्म हो जाए तब आप आगे जाके अपना काम करवाएं, चाहे आप डिपॉजिट करवा रहे हैं, विड्रॉल करवा लें, एफडी करवा रहे हैं। लेकिन आप यहाँ से अपने फ्रेंड को हेलो करेंगे और वो आपको आगे बुलाएगा और आपका काम कर देगा। तो यहाँ पर नियम खत्म हो गए, है ना। तो इसका मतलब व्यवहार, उस व्यक्ति ने आपका काम क्यों किया? व्यवहार के कारण। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पर नियम होते हैं वहाँ पर व्यवहार नहीं हो सकते। मानव व्यवहार जहाँ है वहाँ पर नियम नहीं हो सकते, और जहाँ पर व्यवहार है वहाँ नियम नहीं हो सकते, और जहाँ नियम है वहाँ व्यवहार नहीं हो सकते। यानी दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, एक ही चीज़ होगी, समझ रहे हो। तो मनोविज्ञान में नियम नहीं हो सकते, नियामक प्रकृति नहीं है मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान मानव के व्यवहार का अध्ययन है, इसलिए मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो व्यवहारिक है, नियामक नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बालक की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है, ये कथन किसका है? काफ़ी प्रसिद्ध कोटेशन है ये।
बालक की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति, यानी बालक के भीतर जो पूर्णता है, यानी कि जो ज्ञान है उसे बाहर लेके आना, अभिव्यक्त करना, यही कार्य कौन करता है? शिक्षक करता है। अंतर्निहित पूर्णता यानी कि बालक अपने आप में पूर्ण है, उसके भीतर ही सारा ज्ञान समाया हुआ है। यहाँ अंतर्निहित पूर्णता का मतलब ये है, यानी बालक अपने आप में पूर्ण है, सारा ज्ञान उसके भीतर है। शिक्षक का कार्य है वो उस ज्ञान को बाहर लेके आए, यानी अभिव्यक्त करे। बालक अपने ज्ञान को बाहर निकाले, अभिव्यक्त करे। तो ये किसने कहा है कि बालक की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति शिक्षा है? सही जवाब होगा इसका, क्या होगा? विवेकानंद। बिल्कुल सही, ये जवाब है अपना, ये विवेकानंद जी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिक्षा मनोविज्ञान का आगमन हुआ कब हुआ है? भारत में शिक्षा मनोविज्ञान का आगमन 1900 ईस्वी? नहीं। 1950? नहीं। 1952? माध्यमिक शिक्षा आयोग आया था 1952-53 में, तो सही जवाब होगा 1920। 1920 में भारत में शिक्षा मनोविज्ञान का आगमन हुआ है। अभिवृद्धि के विकास में, अभिवृद्धि के विषय में असत्य कथन है। अभिवृद्धि के विषय में कौन सा कथन असत्य है? अभिवृद्धि विकास का एक पक्ष है, बिल्कुल सही। अभिवृद्धि एक समय में के बाद रुक जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। जीवन पर्यंत नहीं चलती है ना, कुछ टाइम चलती है उसके बाद रुक जाती है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये गलत है। यही हमारा सही जवाब होगा और ये गलत है। यहाँ असत्य की बात कर रहे हैं तो यही असत्य कथन है कि अभिवृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती है। अभिवृद्धि तो कुछ समय के लिए चलती है, उसके बाद रुक जाती है। अभिवृद्धि का तात्पर्य है व्यक्ति के शारीरिक अंगों में कोई बढ़ोतरी होती है तो उसे अभिवृद्धि कहते हैं। विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, जीवन पर्यंत चलती है विकास की प्रक्रिया। वृद्धावस्था तक, मृत्यु पर्यंत तक व्यक्ति के चलती रहती है विकास की प्रक्रिया। लेकिन अभिवृद्धि जो है वो शारीरिक वृद्धि से है, इसका तात्पर्य, यानी शारीरिक कोशिकाओं में, हड्डियों में जो वृद्धि होती है उसे अभिवृद्धि कहते हैं। तो ये कथन गलत है, जीवन पर्यंत नहीं चलती है अभिवृद्धि, ये तो कुछ समय के लिए चलती है। और ऑप्शन देख लेते हैं, अभिवृद्धि विकास का एक पक्ष है, बिल्कुल सही है। विकास एक व्यापक धारणा है, अभिवृद्धि उसका एक पक्ष मात्र है। अभिवृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, बिल्कुल सही है। बालक का शारीरिक विकास जो है 18-19 साल तक हो जाता है, उसकी लंबाई, आकार, भार, अंगों में जो वृद्धि होती है वो हो जाती है, उसके बाद रुक जाती है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, यानी आप इसको माप सकते हो, है ना, तो मात्रात्मक होती है। विकास जो है वो कैसा होता है? गुणात्मक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में अस्थियों की संख्या होती है, हड्डियाँ 206 हड्डियाँ, आपको पता है 206 हड्डियाँ जो है वो किशोरावस्था में या वयस्क अवस्था में बालक की हो जाती है। और 270 जो है वो हड्डियाँ जो है वो बालक जब जन्म लेता है उस समय उसके शरीर में 270 के लगभग हड्डियाँ पाई जाती है। और बाल्यावस्था में जो है उसकी हड्डियों की संख्या 350 हो जाती है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, बाल्यावस्था में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 350। बालक जब शैशवावस्था जन्म लेता है, शैशवावस्था में उसकी हड्डियाँ 270 होती है, उसके बाद में उसकी हड्डियाँ बाल्यावस्था में जो है वो 350 हो जाती है, बढ़ जाती है, और हड्डियाँ, नई हड्डियाँ बननी शुरू होती है। और बाद में फिर बाल्यावस्था के बाद में हड्डियाँ, छोटी छोटी हड्डियाँ जुड़नी शुरू होती है, और जुड़ करके वो हड्डियाँ कम हो जाती है, और अंत में जो है 206 हड्डियाँ रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के लिंग का निर्धारण करते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा साइंस का क्वेश्चन आ गया, साइंस वाले बच्चे हैं उनको बिल्कुल इजी रहेगा ये समझना। आपको पता है लिंग निर्धारण करने के लिए जो गुणसूत्र होते हैं वो 2 गुणसूत्र होते हैं लिंग निर्धारण के। एक गुणसूत्र माता से, एक गुणसूत्र पिता से आता है। और 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र पिता में होते हैं और 23 जोड़ी गुणसूत्र माता में होते हैं। तो 23 और 23 कितने हो गए? 46 गुणसूत्र हो गए। 46 गुणसूत्र मिल करके और बालक का शारीरिक और लिंग निर्धारण होता है, जिसमें 46 में से जो 44 गुणसूत्र होते हैं, ओके, 22 और 22 माता से, 22 पिता से, 44 गुणसूत्र जो होते हैं वो काय गुणसूत्र होते हैं। काय यानी कि काया, शरीर का निर्माण करते हैं। 44 जो गुणसूत्र होते हैं वो शरीर का निर्माण करते हैं, बॉडी का निर्माण करते हैं। पीछे बचे 2 गुणसूत्र, ये 2 गुणसूत्र है जो लिंग का निर्धारण करते हैं कि मेल होगा या फीमेल होगा। ओके, तो इस तरह से बालक के लिंग का निर्धारण को कितने गुणसूत्र करते हैं? 2 गुणसूत्र करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर ये पूछा जाए कि काय गुणसूत्र कौन से हैं, शरीर का निर्माण कितने गुणसूत्र करते हैं, तो 44 गुणसूत्र है जो शरीर का निर्माण करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनन द्रव्य सिद्धांत किसने दिया? मेंडल ने तो आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था। मटर के पौधों के ऊपर इन्होंने जो है निषेचन किया था। छोटी मटर और लंबी मटर का निषेचन करवाया तो इन्हें लंबी मटर प्राप्त हुई।
फिर उन्होंने फिर से निषेचन करवाया तो छोटी मटर प्राप्त हुई। तो इन्होंने तो आनुवांशिकता का नियम दिया था, यानी आगे से आगे जो मौलिक गुण है वो आगे से आगे जाते हैं, उसके ऊपर मेंडल ने काम किया था। उसके बाद लेमार्क लेमार्क जो है, इन्होंने अर्जित गुणों का सिद्धांत दिया था। जिराफ के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था, जिसमें इन्होंने बताया कि जिराफ जो है वो शुरू में छोटा होता है और फिर धीरे धीरे जब वनस्पति नीचे ख़त्म हो जाती है तो वो ऊपर की वनस्पति को खाना शुरू करता है और उसकी गर्दन जो होती है वो लंबी होती चली जाती है। और बीजमैन 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 हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि बीजमैन ही है जिन्होंने जनन द्रव्य का सिद्धांत दिया था। सोरेनसन इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा बीजमैन। सोरेनसन जो है, इन्होंने समान प्रतिमान का सिद्धांत दिया था, है ना। समान प्रतिमान का मतलब है कि जैसे गाय का बच्चा है तो गाय के समान ही उसका प्रतिमान होगा, उसकी शारीरिक ढांचा होगा, ये सोरेनसन ने कहा था। बीजमैन ने दिया था जनन द्रव्य का सिद्धांत। और इन्होंने जो है वो चूहे की पूंछ काटी थी, प्रयोग इन्होंने चूहों पर किया था और चूहे की पूंछ काटी थी, और आगे से आगे ये कई पीढ़ियों में चूहे की पूंछ काटते गए, लेकिन फिर भी इन्हें जो है पूंछ वाले चूहे ही प्राप्त हुए। और इन्होंने अंत में कहा कि जनन द्रव्य जो है वो हमेशा अमर रहता है, यानी इसे अमरता का सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के हाथ पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, यह कथन किसका है? वाटसन का, फ्रायड का, रूसो का या क्रो एंड क्रो का? देखिए, वाटसन व्यवहारवादी, इन्होंने कहा था कि आप मुझे 1 दर्जन बालक स्वच्छ बालक दीजिए, मैं आप जो कहोगे मैं उन्हें बना दूंगा। आप कहें तो मैं वकील बना दूं, डॉक्टर बना दूं, इंजीनियर बना दूं, और आप कहें तो मैं उन्हें चोर भी बना दूं। ये बात वाटसन की कही हुई है। सिगमंड फ्रायड फ्रायड ने कहा था कि बालक को जो कुछ बनना होता है वो अपने 4-5 वर्ष की अवस्था में बन जाते हैं। और रूसो जो है इसका सही जवाब होगा। रूसो जो कि प्रकृतिवादी मनोवैज्ञानिक है, एमिल इनकी पुस्तक है। इन्होंने कहा था कि बालक के हाथ पैर और नेत्र जो है वो उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, क्योंकि इनका मानना था कि बालक को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दिया जाए प्रकृति में, और बालक अपने कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान को जो प्राप्त करता है वो ज्ञान स्थायी होता है और लंबे समय तक रहता है उसके मस्तिष्क में। तो हमारा सही जवाब होगा रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कल्चर ऑफ एजुकेशन पुस्तक के लेखक है विलियम मैकडूगल, रुडोल्फ गोयकल, रूसो या ब्रूनर? देखिए, इसमें से कौन सा होगा? विलियम मैकडूगल, जो कि आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक है, जिसमें चेतना को उन्होंने बुरा शब्द कहा था, पढ़ा होगा आपने। रुडोल्फ गोयकल और रूसो और ब्रूनर। और रूसो जो है, अभी भी बात करिए अपन ने, प्रकृतिवादी मनोवैज्ञानिक है, प्रकृतिवादी विद्वान है। और ब्रूनर जो है इसका सही जवाब होगा जेरोम ब्रूनर। इन्होंने पुस्तक लिखी थी कल्चर ऑफ एजुकेशन, और इन्होंने कहा था कि बालक के विकास के ऊपर जो है उस पर बालक के घर की संस्कृति का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। और बहुत सी पुस्तकें लिखी थी इन्होंने, जिसमें से एक सबसे प्रसिद्ध पुस्तक इनकी है कल्चर ऑफ एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। सबसे अधिक बालक के विकास को क्या प्रभावित करता है? वातावरण, वंशानुक्रम या दोनों? कभी वंशक्रम या कभी वातावरण? ऐसा नहीं है, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। यही हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान है, नियामक है, विधायक है, दोनों हैं? कोई नहीं, ये पीछे अपन पढ़ चुके हैं मनोविज्ञान के बारे में, जिसमें हमने मनोविज्ञान को विधायक विज्ञान कहा था, अनुप्रयुक्त विज्ञान भी कहा था अपन ने, दूसरी जगह पे अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं। सकारात्मक विज्ञान भी कहा था मनोविज्ञान को, लेकिन यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान की बात हो रही है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में आपको पता है, शिक्षा के क्षेत्र में नियम बनाए जाते हैं, नियम बनते हैं, इसका मतलब नियामक है शिक्षा मनोविज्ञान। और विधायक भी है, मौलिक रूप से होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा दोनों। यानी शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? नियामक भी है और विधायक भी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसका दिया गया है? मूल प्रवृत्ति देखिए, थॉर्नडाइक का, पावलो का, मैकडूगल का या विलियम जेम्स का? मूल प्रवृत्ति के ऊपर किसने बात कही है? थॉर्नडाइक ने तो अधिगम का सिद्धांत दिया है। पावलो जो है उनका शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। विलियम मैकडूगल और विलियम जेम्स, इन दोनों में से देखिए आप, एक होगा। कौन सा सही जवाब है आपका?
विलियम मैकडूगल। सही है बिल्कुल। 14 प्रकार की मूल प्रवेशिता दी हैं इन्होंने, विलियम मैकडूगल ने। यही हमारा सही जवाब है। ओके सो फ्रेंड्स, ये थे आज के 25 प्रश्न इस मॉडल टेस्ट पेपर के। मिलते हैं एक और नए मॉडल टेस्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।